बीजेपी का कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग का बड़ा आरोप। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कांग्रेस से जुड़े 3 प्रमुख एनजीओ को संदिग्ध विदेशी स्रोतों से भारी फंडिंग प्राप्त हुई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। बीजेपी का आरोप है कि इन निधियों का उपयोग भारत विरोधी प्रचार और चुनावी हेरफेर के लिए किया जा रहा था। जांच के घेरे में आए इन एनजीओ के पिछले 5 साल के बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। दिल्ली एक्साइज केस पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कांग्रेस ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश की है। कांग्रेस के अनुसार शुरुआती एफआईआर में कुल 14 नाम दर्ज थे, लेकिन हालिया चार्जशीट में केवल 7 नामों का ही उल्लेख है। पार्टी का सवाल है कि बाकी 7 लोगों को क्लीन चिट किस आधार पर दी गई और क्या इसके पीछे कोई गुप्त राजनीतिक समझौता है। कांग्रेस ने इस विसंगति की न्यायिक जांच की मांग करते हुए इसे भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड करार दिया है। अमित शाह की बंगाल परिवर्तन यात्रा का रोड मैप जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में आगामी राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्य से परिवर्तन यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये यात्रा राज्य के 12 महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरेगी और कुल 18 दिनों तक निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान बीजेपी की ओर से 42 विशाल रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। रणनीतिक रूप से ये यात्रा उन क्षेत्रों को कवर करेगी जहां मतुआ समुदाय और आदिवासी वोट बैंक का प्रभाव अधिक है। गृह मंत्री खुद 5 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2026 विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की बड़ी रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष ने 2026 में होने वाले 11 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन सभी 11 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ना तय किया गया है। पार्टी ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो कमेटियों के गठन का निर्देश दिया है। अध्यक्ष ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार उम्मीदवारों का चयन 6 महीने पहले ही कर लिया जाएगा। बीजेपी संसदीय दल बैठक में महंगाई और रोजगार पर मंथन। संसद सत्र के दौरान आयोजित बीजेपी संसदीय दल की बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, विशेष पर महंगाई और रोजगार सृजन पर गहन चर्चा हुई। सरकारी आंकड़ों यानी पीआईबी के अनुसार फरवरी माह में खुदरा महंगाई दर 5.1% दर्ज की गई है, जिसे सरकार नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने सांसदों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही कौशल विकास योजनाओं का प्रचार अपने क्षेत्रों में करें। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। सरकार ने बेरोजगारी के आरोपों का जवाब नए डेटा के साथ देने की योजना बनाई है। राजस्थान में पेट्रोल कीमतों पर कांग्रेस का राज्यव्यापी विरोध। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से पेट्रोल की कीमतों में तत्काल 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की पुरजोर मांग की है। वर्तमान में जयपुर और अन्य शहरों में पेट्रोल की कीमत लगभग 109.65 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। कांग्रेस का तर्क है कि वैट में कमी करके जनता को राहत दी जा सकती है, क्योंकि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे जिला मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि में भारी वृद्धि। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया है। इस फैसले से राज्य की लगभग 1.32 करोड़ महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, जिनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस वृद्धि को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। योजना का कुल वार्षिक बजट अब बढ़कर हजारों करोड़ तक पहुंच गया है, जो राज्य के सामाजिक सुरक्षा ढांचे का मुख्य स्तंभ है। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव पूर्व का लोक लुभावना कदम करार दिया है। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट पर आरजेडी और कांग्रेस का अल्टीमेटम। बिहार में विपक्षी गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर जाति आधारित जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में देरी करने का आरोप लगाया है। नेताओं का कहना है कि रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद पिछले 18 महीने से लंबित पड़ी है, जिससे आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पिछड़ों को नहीं मिल पा रहा है। गठबंधन ने मांग की है कि आंकड़ों को विधानसभा के पटल पर रखा जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस मुद्दे को लेकर पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा की योजना भी बनाई जा रही है। सरकार का तर्क है कि आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण नगर निगमों के लिए बीजेपी प्रत्याशी घोषित। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर लखनऊ, कानपुर और मेरठ नगर निगम सीटों के लिए अपने आधिकारिक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार अनुभवी चेहरों के साथ साथ संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी है ताकि शहरी क्षेत्रों में पकड़ मजबूत रहे। इन सीटों पर चयन के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच कई दौर की बैठकें हुई थीं। लखनऊ की सीट पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि ये राजधानी है और यहाँ का चुनावी परिणाम प्रतिष्ठा का विषय होता है। उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस की श्वेत पत्र की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राज्य सरकार से किसानों की वर्तमान वित्तीय स्थिति और कर्ज के बोझ पर एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस के अनुसार राज्य में किसानों पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन सरकार की राहत योजनाएं कागजों तक सीमित है। पार्टी का आरोप है कि फसल बीमा और ऋण माफी के दावों के बावजूद आत्महत्याओं का सिलसिला थमा नहीं है। विधानसभा के आगामी सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। उधर सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी राहत राशि वितरित की है। भारत की जीडीपी ग्रोथ में उछाल, Q3 में 6.9% की वृद्धि। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी Q3 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.9% दर्ज की गई है। ये वृद्धि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आए सुधार के कारण संभव हुई है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की ये रफ्तार दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी खर्च और बुनियादी ढांचे में निवेश ने इस ग्रोथ को गति दी है। हालांकि कृषि क्षेत्र की विकास दर में मामूली गिरावट देखी गई है, जो चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने गेहूं के MSP में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इसमें सीधी 150 रुपए की वृद्धि की गई है, जो कि लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के सरकार के वादे के अनुरूप है। इस फैसले से देश के करोड़ों गेहूं उत्पादक किसानों को वित्तीय लाभ होगा और वे फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित होंगे। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टलों का उपयोग किया जाएगा। रेलवे का मिशन 2026-27 3,000 नई ट्रेनों का संचालन। यात्रियों की बढ़ती मांग और वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने 2026-27 तक 3,000 नई ट्रेनें शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार ने 2.55 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट आवंटित किया है, जिसमें नई पटरियां बिछाना और रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण शामिल है। योजना के तहत वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। रेलवे का लक्ष्य है कि आने वाले समय में किसी भी यात्री को कंफर्म टिकट के लिए घंटों इंतजार न करना पड़े। नई ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में किया जाएगा। गुजरात में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत को ग्लोबल चिप निर्माण हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात में एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना में कुल 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो ताइवान और भारतीय कंपनियों के संयुक्त उद्यम का परिणाम है। ये इकाई स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी चिप्स का उत्पादन करेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। इस प्लांट से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। ईडी की बड़ी कार्यवाही, 2300 करोड़ की संपत्ति अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों में स्थित 2,300 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये कार्यवाही फर्जी निवेश योजनाओं और विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से धन के अवैध हस्तांतरण के मामले में की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में लग्जरी होटल, जमीन के बड़े टुकड़े और कई विदेशी बैंक खाते शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले के तार कई प्रभावशाली लोगों से जुड़े हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में LOC पर सीज फायर का उल्लंघन, एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार से अचानक हुई गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये घटना पुंछ सेक्टर की है, जहां दुश्मन की ओर से मोर्टार दागकर और स्नाइपर फायरिंग के जरिए शांति भंग करने की कोशिश की गई है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रभावी ढंग से फायरिंग की, जिसमें दुश्मन के मोर्चों को भारी नुकसान होने की खबर है। घायल जवान को तत्काल सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये घुसपैठ की कोशिशों को कवर देने के लिए की गई फायरिंग हो सकती है। बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा, 6 जिलों में हाई अलर्ट। बिहार के 6 जिलों में बर्ड फ्लू के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक एहतियात के तौर पर लगभग 12,000 मुर्गियों को नष्ट कर दिया गया है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गा और अंडा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
डॉक्टरों की विशेष टीमें पोल्ट्री फार्म्स की निगरानी कर रही हैं और लोगों को अधपका मांस न खाने की सलाह दी गई है। केंद्र से भी विशेषज्ञों की एक टीम स्थिति का जायजा लेने बिहार पहुंच सकती है। दिल्ली यूपी में गर्मी का समय से पहले दस्तक, तापमान 32 डिग्री सी पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां पारा 32 डिग्री सी के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार ये तापमान इस सीजन के सामान्य औसत से 3 डिग्री सी अधिक है, जो आने वाली भीषण गर्मी का संकेत दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की कमी और गर्म हवाओं के कारण फरवरी के अंत में ही दोपहर के समय तेज धूप का एहसास हो रहा है। चिकित्सकों ने लोगों को डिहाइड्रेशन से बचने और धूप में निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले एक हफ्ते तक तापमान में और वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 0 से काफी नीचे जाने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों और फिसलन वाली सड़कों पर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। राज्य प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं और आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात कर दिया है, ताकि रास्ते बंद होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। निचले इलाकों में गरज के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विमेन इन साइंस थीम पर आयोजन। पूरे देश में आज बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसकी इस वर्ष की मुख्य थीम विमेन इन साइंस विकसित भारत रखी गई है। इस अवसर पर देश भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनियों और सेमिनारों का आयोजन किया गया, ताकि युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि शोध के लिए महिलाओं को दी जाने वाली फेलोशिप की राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसका उद्देश्य विज्ञान में लैंगिक असमानता को कम करना है। UGC के नए नियम 2026 से लागू होगी 4 वर्षीय डिग्री योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 2026 शैक्षणिक सत्र से सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम FYUGP अनिवार्य रूप से लागू कर दिए जाएंगे। नए नियमों के अनुसार छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प मिलेगा, यानी वे पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले सकेंगे और बाद में वहीं से शुरू कर सकेंगे। जो छात्र 4 साल पूरे करेंगे, उन्हें ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री दी जाएगी, जिससे उन्हें सीधे PhD करने का मौका मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाना और छात्रों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। IPL 2026 का बिगुल बजा, 22 मार्च से होगा आगाज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL 2026 के आधिकारिक शेड्यूल की घोषणा कर दी है, जिसका पहला मैच 22 मार्च को खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट में कुल 74 मुकाबले होंगे, जो देश के विभिन्न 12 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन मैच